तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शुरू हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स ये होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को पास होती हुई जा रही हैं तो वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा। वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा कैसे? सपोज दैट ये एक पेज है, प्लेन पेज है, तो इसका पर्टिकुलर एक एरिया है, लेंथ ब्रेथ, ये पूरा एरिया हो गया। इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? जो एरिया दिख रहा होगा इसका एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउट साइड में ये इसका डायरेक्शन होगा। अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये इस साइड में होगा। अगर हम इसकी बात करें इस बोर्ड की, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर इस एरिया को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इसको क्रॉस करते हुए निकल जा रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है। अगर ये एरिया ऐसे है, सपोज ये पेज ऐसे है, तो इसका जो एरिया है ऊपर, इसका डायरेक्शन होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे आ रही है, ये, तो इसको टच करते हुए जाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये टच करते हुए जाएगी, क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर ऐसे है तो यहाँ पे ये एरिया ऐसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फ्लक्स होगा। तो बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी भी एरिया को क्रॉस कर रही है, ये है, मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन हो गया, लेंथ ब्रेथ, ये एरिया बन गया, इसका एरिया है ए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे आ रही है ऐसे, तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को ऐसे क्रॉस करते हुए बाहर निकल गई। यहाँ से भी ऐसे ये क्रॉस ऐसे करेगी तो यहाँ से निकलेगा, इसको कैसे बनाना चाहिए, कोई नहीं, ये इस एरिया को ऐसे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है। अगर यही फ्लक्स मान लेते हैं कि प्लेन ऐसे हो और एरिया को टच करती हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच करते हुए जाएगी, तो वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स ये होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन एरिया, पास थ्रू एन एरिया, एरिया that is called flux, that is called flux। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को पास कर रही है, क्रॉस का मतलब उसको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो वहां पे फ्लक्स होगा। मान लेते हैं कि एरिया कुछ टेढ़ा हम बना देते हैं, पूरी तरीके से परपेंडिकुलर क्रॉस ना करे, थोड़ा एंगल वाइज क्रॉस करेगा, तो भी वहां पे फ्लक्स होगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कुछ, जैसे ये एक एरिया हो गया, अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, एरिया का डायरेक्शन ये। इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस साइड में जहाँ से हम देखेंगे। अगर ये कोई यहाँ से देख रहा होगा तो, और यहाँ से कोई देख रहा होगा तो उसके लिए ये होगा डायरेक्शन। अगर हम मान लेते हैं कोई ऐसे प्लेन बना देते हैं तो इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। अगर हम थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं कुछ ऐसे, तो इसका एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर ऐसे जाएगा, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो जीरो बनेगा।
एंगल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये कुछ 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। एक मिनट, अभी हम यहाँ पे कुछ और दिखा रहे, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ हमें करना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। यहाँ पे एक हम एरिया रख रहे हैं, ये कुछ ऐसे है, ये एक एरिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लैंड रखेंगे, ये कुछ ये है, और यहाँ पे हम ये रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में, मान लेते हैं कि ये एरिया कुछ ऐसे है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ पे है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ पे है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन की एक्सिस हो गई और इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन की एक्सिस ये हो गई और इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये प्लेन की एक्सिस और ये परपेंडिकुलर, तो एरिया जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हम देखेंगे कि किस डायग्राम में फ्लक्स हो रहा है, किस में फ्लक्स नहीं हो रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो जो फ्लक्स है यहाँ पे तो पूरी तरीके से क्रॉस हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, ये है, इस केस में ये ऐसे है, इस वाले केस में ये बिल्कुल पेज ऐसे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्रॉस अच्छे से हो रहा है, पास थ्रू अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स हो रहा है। यहाँ पे कुछ ये ऐसे है, ऐसे है, ये है पेज, और इसमें ऐसे क्रॉस ऐसे हो रहा है, देखा जाए तो ये एंगल वाइज ले रहा है, परपेंडिकुलर तो ये है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे भी पास हो जाएगा, फ्लक्स होगा। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे टच करते हुए चले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, पास नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज होता है, जो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू एन एरिया, पास थ्रू एन एरिया, यानी कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा, क्या होता है, ई वेक्टर इसका मॉडुलस इंटू एरिया वेक्टर इसका मॉडुलस, जब डॉट होता है तो वहाँ पे होता है कोस थीटा। और वैसे भी फ्लक्स हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स जो आएगा यहाँ पे स्केलर फॉर्म में होगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ पे एंगल बिटवीन ई एंड ए, ये जो थीटा एंगल आ रहा है वो है एंगल बिटवीन ए एंड ए, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। तो आइए हम फ्लक्स एक बार चेक करते हैं इन दोनों फार्मूलों में रख के। यहाँ पे है ई ए, इसको हम लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। मैंने इससे पहले बताया है कि अगर जहाँ कहीं वेक्टर भी लगा हो और मॉड लगा है तो उसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे हम फ्लक्स निकालेंगे, ये फ्लक्स है इसके लिए ई ए, इसका जो एरिया है, सबका एरिया तो सेम ही होगा, सबका एरिया सेम होगा, इसका भी एरिया सेम ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जगह सेम है, तो यहाँ पे ई है। हम बात करेंगे एंगल की, तो इस केस में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ये है, ये, और एरिया ये है, दोनों के बीच में जो एंगल है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0 डिग्री।
ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ये फ्लक्स हो गया पहले वाले डायग्राम में। दूसरे वाले डायग्राम में क्या होगा, दूसरे वाले डायग्राम में ये देखना पड़ेगा, एरिया तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, और ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर। तो इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है, या तो हम इसको ऐसे देख लेंगे, क्योंकि ये एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा है, ये दिया नहीं है तो हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे, या हम इसको आगे ले जाएंगे तो जो ये होगा ये भी, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये एंगल होगा। तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कितना ये स्लैंट है। मान लो जैसे कि ये है हमारा प्लेन, अगर हम इसको 30 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो ये 30 डिग्री अगर हमने रोटेट किया है इसके थ्रू, ये 30 डिग्री अगर इसके साथ रोटेट हुआ है ऐसे, आई थिंक ये है 30 डिग्री, स्टार्टिंग में ऐसे है, अगर इसको हम 30 डिग्री लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, वो निकल जाएगा, अभी हम थीटा को ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही है और एरिया वेक्टर ये आ रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ई ए इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि बिल्कुल टच करते हुए जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया को क्रॉस नहीं कर रही हैं, टच कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है वन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और एरिया जो वेक्टर है और यह है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। 3D में है एरिया, एरिया 3D में हो सकता है नहीं ना, तो इसको हम यहाँ पे 0k कैप मान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स, क्या होगा फ्लक्स, ये फ्लक्स हमें निकालना है, तो सीधा फार्मूला हम यूज करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दोनों के बीच में एंगल है नहीं है, यहाँ पे जब एंगल नहीं है दोनों के बीच में, तो सीधा हम डॉट प्रोडक्ट को याद करेंगे जो क्लास 11th में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था किसी दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर अगर गिवन होते हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आइए हम दोबारा यहाँ कैसे करते हैं बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, एरिया वेक्टर है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप, वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 0k कैप है, कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आई कैप का डॉट प्रोडक्ट प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप डॉट 6j कैप, ये जो मैग्नीट्यूड है 2 और 5, इसका मल्टीप्लाई होगा 10 आई डॉट आई, आई डॉट आई, 3 इंटू 6 18 जे डॉट जे। अब आई डॉट आई और जे डॉट जे कितना होता है, आई डॉट आई का मतलब क्या होगा, आई डॉट आई ये होगा आई का यूनिट वेक्टर है इंटू आई अगेन यूनिट वेक्टर इंटू कॉस, दोनों सेम है ना, यूनिट वेक्टर दोनों सेम है, यूनिट वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा। अच्छा, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1,
कैप जिसमें लगा होता है, कोई भी कैप में हो, जैसे ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन, चाहे आई कैप हो, मैग्नीट्यूड वन। जिस भी वेक्टर में कैप लगा हो, कैप, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन होता है, क्योंकि इसका नाम ही है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड वन, इसका भी मैग्नीट्यूड वन, और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। इसी तरीके से जे डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट जे डॉट जे वन, के डॉट के इज इक्वल टू वन। अगर हम यहाँ पे सिमिलर यानी कि सेम यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है वन। अगर हम इसको अल्टरनेट कर लेते हैं, जैसे आई डॉट जे, तब क्या होगा यहाँ पे, अब आई और जे दोनों, आई क्या होता है एक्स एक्सिस पे होता है, जे क्या होता है वाई एक्सिस पे होता है। तो आई और जे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका जो क्रॉस सॉरी डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा, आई का यूनिट डॉट इंटू जे का ये मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, इसकी वैल्यू तो वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, इंटू कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। तो देखो, सिमिलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट वन आ रहा है, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे के बीच में वन हो गया, सिमिलर डॉट प्रोडक्ट के बीच में वन हो रहा है। बट यहाँ पे जो अल्टरनेट है आई और जे, इस तरीके से हम जे डॉट के ले लेते हैं, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, के डॉट आई भी ले सकते हैं, सॉरी के डॉट आई अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पे है आई डॉट आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, प्लस 18 जे डॉट जे वैल्यू वन। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 28। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 28। इसकी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू होगी ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी एफ अपॉन क्यू इंटू ए। एफ की वैल्यू होगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये सही है, ठीक है ना, ये होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया फ्लक्स। आंसर, इसको नोट करो।